Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लॉर्डोसिस के बारे में। लॉर्डोसिस बेसिकली एक स्पाइन की कर्व डिफॉर्मिटी होती है। तीन तरह के कर्व हम देख सकते हैं, एक स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस। इसलिए लॉर्डोसिस या बाकी दोनों कर्व डिफॉर्मिटीज के बारे में जानने से पहले हम अपने स्पाइन के बारे में जानते और समझते हैं। फिर हम काइफोसिस और स्कोलियोसिस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉर्डोसिस के बारे में। मेजॉरिटी हम इस वीडियो में लॉर्डोसिस को कवर करेंगे। सो स्पाइन यानी कि हमारा जो स्पाइनल कॉलम है, ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिससे हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, जैसे कि मूवमेंट है, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, पोस्चर है, इन सब चीजों के लिए बेसिकली हमारा स्पाइन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हमारे स्पाइनल कॉलम की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। हमारा जो स्पाइनल कॉलम है वही हमारे करेक्ट पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिर्फ पोस्चर ही ना सही, हमारे जो स्पाइनल कॉलम है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे बॉडी में लगने वाले डिफरेंट डिफरेंट शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो बेसिकली स्पाइनल कॉलम के अगर हम फंक्शंस की बात करें, सो इनका फंक्शन मूवमेंट, बैलेंस, अपराइट पोस्चर को मेंटेन करना, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और शॉक को एब्जॉर्ब करना होता है। स्पाइनल कॉलम और हमारे जो वर्टिब्रे हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं और ब्रेन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो स्पाइनल कॉलम का जो फर्स्ट सेगमेंट यानी कि जो सर्वाइकल होता है, वहां से हमारा जो ब्रेन है वो कनेक्टेड होता है थ्रू दी ब्रेन स्टेम। इस एलिमेंट्स के थ्रू ही हमारे बॉडी में सेंसेशंस पहुंचती हैं और जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है बोन्स का, लिगामेंट्स का, मसल स्ट्रक्चर्स का, चाहे वो हमारे बैक में हो या हमारे फ्रंट में हो, उनके लिए ये एलिमेंट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे स्पाइन से बहुत सारी नर्व्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो हमारे स्पाइन में एक रीजन होता है क्वाडा इक्वाइना। सो क्वाडा इक्वाइना से बेसिकली बहुत सारे नर्व रूट्स ओरिजिनेट होते हैं। इन नर्व रूट में अगर किसी तरह का भी प्रेशर, कंप्रेशन या इम्पिंजमेंट होता है, तब हमारे नर्व्स एंडिंग में प्रेशर के कारण सेंसरी लॉस और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स देखने को मिल सकता है पेशेंट की बॉडी में। वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स पेशेंट के लोअर लिम्ब में भी हो सकता है, पेशेंट के अपर लिम्ब में भी हो सकता है। सो बेसिकली हमारा जो स्पाइनल कॉलम होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी।
इसी तरह की भी डिफॉर्मिटी अगर हमारे स्पाइनल कॉलम में है तो वो हमारे बॉडी के बाकी फंक्शंस को अफेक्ट करते। स्पाइनल कॉलम के इम्पोर्टेंस के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने स्पाइन के पार्ट्स के बारे में। सो बेसिकली एक हेल्दी स्पाइन वो होती है जिसमें तीन नेचुरल कर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो है हमारे स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोटिक। सो हमारा जो कर्व हो गया वो स्कोलियोटिक कर्व, काइफोसिक कर्व और लॉर्डोटिक कर्व। इन तीनों कर्व से ही हमारे जो स्पाइन का जो शेप होता है वो एस शेप का बनता है। बेसिकली हमारी जो स्पाइन होती है वो एस शेप की होती है। इन तीनों कर्व्स के कारण ही हमारी बॉडी या हमारी जो स्पाइन है वो शॉक एब्जॉर्ब करने के कैपेबल होती है, और ये तीनों कर्व्स हमारे स्पाइन को इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करें स्पाइन के, तो सबसे पहला पार्ट हमारा आते हैं हमारे वर्टिब्रे। हमारे स्पाइन में 33 स्टैक्ड वर्टिब्रे यानी कि छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनसे ही हमारा स्पाइनल कैनाल बनता है। सो स्पाइनल कैनाल बेसिकली एक टनल शेप का होता है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। ये स्पाइनल कैनाल हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है इनको प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। मैक्सिमम वर्टिब्रे जो हमारे बॉडी में होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल होता है, जैसे कि बेंडिंग मूवमेंट, साइड बेंडिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट। सो ये रेंज ऑफ मूवमेंट्स हमारे वर्टिब्रस में पॉसिबल होते हैं। बट एक्सेप्शंस की हम बात करें तो सैक्रम और कॉक्सिक्स, इन दो हमारे लोएस्ट वर्टिब्रे में किसी तरह का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। हमारे सैक्रम रीजन में 5 छोटे वर्टिब्रास मिल करके फ्यूज होकर के एक वर्टिब्रा बनाते हैं। उसी तरह हमारे जो कॉक्सिक्स रीजन है वहाँ 4 वर्टिब्रे मिल करके एक वर्टिब्रा बनाते हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रेस फ्यूज्ड हो जाते हैं। और क्योंकि ये सैक्रल और कॉक्सिक्स वर्टिब्रे जितने भी हैं ये फ्यूज्ड रहते हैं, इसलिए इनमें किसी तरह का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हमारे सैक्रम और कॉक्सिक्स को छोड़ करके हमारे सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, इन तीनों वर्टिब्रे या सेगमेंट्स में मूवमेंट, डिफरेंट मूवमेंट पॉसिबल होता है। फैसेट जॉइंट्स जो हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्पाइन का, वो है हमारा फैसेट जॉइंट्स। फैसेट जॉइंट्स बेसिकली हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इन फैसेट जॉइंट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो स्लीपरी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो अलाउ करते हैं वर्टिब्रास को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना। इन्हीं स्लीपरी कनेक्टिव टिश्यूज के कारण
हमारे जो फेसिक जॉइंट्स है वो हमारे स्पाइनल कैनाल या स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्टिंग और टर्निंग मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और इस ट्विस्टिंग और टर्निंग मूवमेंट के कारण ही हमारे जो स्पाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी आती है। इन जॉइंट्स में जैसे कि फैसेट जॉइंट्स में अगर अर्थराइटिस डेवलप हो जाए तब पेशेंट को एक्सेसिव बैक पेन और नेक पेन फेस करना पड़ सकता है। अगर नेक रीजन यानी कि हमारे सर्वाइकल रीजन के जो फेसिक जॉइंट्स है उनमें अर्थराइटिस या कैसा भी डीजेनरेटिव चेंज हुआ है तो इन डीजेनरेटिव चेंजेस के कारण अगर अर्थराइटिस हुआ है तो पेशेंट को नेक पेन फील हो सकता है। वहीं अगर हमारे लोअर बैक में डीजेनरेटिव चेंजेस के कारण स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हुआ है तो पेशेंट को लोअर बैक पेन फील हो सकता है। तीसरे और इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे स्पाइन के होते हैं हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो बेसिकली इंटरवर्टिब्रल डिस्क की ऐसे स्पेस होते हैं जहां हमारे वर्टिब्रस रेस्ट करते हैं या इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं वो हमारे दो वर्टिब्रस के बीच का स्पेस होता है। सो दो वर्टिब्रस को बीच से डिवाइड करने वाली जो स्पेस है उसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये जनरली फ्लैट, राउंड और हाफ इंच के थिक होते हैं। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में न्यूक्लियस पल्पोसस और एनिलस फाइब्रोसस प्रेजेंट होते हैं। यही इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस पल्पोसस एक जेली लाइक कंपोनेंट होता है जो हमारे डिस्क का सेंटर पार्ट बनाता है। इस जेली लाइक कंपोनेंट में हमारे वाटर प्रेजेंट होते हैं और प्रोटियोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण हमारे डिस्क को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलती है। सो जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस से जो वाटर कंटेंट होता है वो कम होने लगता है और साथ ही प्रोटियोग्लाइकन का जो कंपोनेंट है वो भी कम होने लगता है जिसके कारण हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो थिन होने लगती है। दूसरा पार्ट यानी दूसरा कंपोनेंट इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हमारा एनुलस फाइब्रोसस होता है। सो एनुलस फाइब्रोसस बेसिकली एक आउटर रिंग होती है डिस्क की जिसमें कई तरह के इलास्टिक बैंड्स के लेयर होते हैं। एनुलस फाइब्रोसस और न्यूक्लियस पल्पोसस दोनों मिलकर इंटरवर्टिब्रल डिस्क को बनाते हैं। सो अगर जैसे एज बढ़ती है तो डिस्क थिनिंग होती है क्योंकि जो वाटर और प्रोटीग्लाइकन का कंटेंट होता है वो कम होने लगता है या किसी इंजरी के कारण अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क थिन हुई जैसे हम अगर डिस्क बल्जिंग की बात करें तो हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने लगता है या बल्ज होने लगता है। हमारी जो एनुलस फाइब्रोसस है उस रिंग से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है जो हमारा पीआईवीडी कंडीशंस में होता है।
जैसे जैसे एज बढ़ती है और थीनिंग होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, तो हमारे जो वर्टिब्रस है उनके बीच का जो स्पेस है वो कम होने लगता है और स्लिपेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जैसी कंडीशंस को एराइज करते हैं। जब भी हम खड़े हो रहे हैं या किसी भी तरह का मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो वेट होता है वो हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस पे आता है। जैसे जैसे वेट हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस पे पड़ता है, तो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस एक्सपांड करता है और एनिलस का काम होता है कि न्यूक्लियस पल्पोसस को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखना, और इसी से हमारे स्पाइन को स्ट्रेंथ मिलती है। और इन रिजल्ट इन्हीं से हमारे जो डिस्क होते हैं, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उनमें जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो मिलती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। कई तरह के नर्व एंडिंग्स सप्लाई करते हैं एनिलस फाइब्रोसस को। इसलिए अगर एनुलस फाइब्रोसस इंजर्ड हुआ है या न्यूक्लियस पल्पोसस प्रोट्रूड हुआ है एनुलस फाइब्रोसस से, और हमारी वहाँ के नर्व एंडिंग्स में किसी तरह का इम्पिंजमेंट हुआ है, सो एज अ रिजल्ट एनुलस फाइब्रोसस में के इंजर्ड होने के कारण पेशेंट को बैक पेन फील होता है। इसके बाद हमारे जो स्पाइनल का हमारी जो स्पाइन है उसके पार्ट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एक्सटेंड होते हैं हमारे स्कल से लोअर बैक तक, जहाँ से हमारे मिडिल पार्ट ऑफ जितने स्टैक्ड वर्टिब्रास होते हैं उनसे ट्रेवल करते हुए हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंड होती है हमारे लोअर बैक तक। इसी को हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। कई तरह के हमारे नर्व्स ब्रांच आउट होती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स, जो हमारे ओपनिंग होती है, जहाँ जिनको हम फोरामेन कहते हैं। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व ब्रांचेस होती है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे मैसेजेस को कैरी करने के लिए। यही मैसेज हमारे ब्रेन से मसल्स में ट्रेवल करते हैं और अकॉर्डिंग टू द मैसेज वो रिएक्ट करते हैं या उनका एक्शन होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो एंड होता है वो हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर वर्टिब्रे में एंड होता है, जो कि हमारे लोअर बैक होते हैं, और फिर वहां से नर्व रूट्स के रूप में कंटिन्यू होता है। एक बंडल ऑफ नर्व रूट होता है, क्लस्टर होता है जिसे हम क्वाडा इक्वाइना कहते हैं। क्वाडा इक्वाइना में बेसिकली कई तरह के नर्व रूट्स होते हैं। ये नर्व रूट्स हमारे स्पाइनल कैनाल को एग्जिट करते हैं हमारे जो वर्टिब्रे में फोरामेन होता है। फोरामेन हमारा एक स्पेस होता है जहां से नर्व रूट्स एग्जिट करती है। ये नर्व रूट्स हमारे पेल्विस
में एंटर करती है, जहाँ पे एक ग्रुप होता है जिसे हम शियाटिक नर्व कहते हैं, जो हमारे लोअर लेग में एक्सटेंड होती है, यानी हमारे लेग रीजन्स में सप्लाई होती है। अगर किसी भी कारण से शियाटिक नर्व का इम्पिंजमेंट हो जाए या कंप्रेशन हो जाए, तो ऐसे कंप्रेशन को हम शियाटिका कहते हैं, और इसके कारण पेशेंट को रेडिएटिंग पेन फील होता है, जो कि लोअर बैक से रेडिएट होकर के पेशेंट के लेग तक एक्सटेंड करता है। सॉफ्ट टिश्यूज, सो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के अलावा हमारे स्पाइन में सॉफ्ट टिश्यूज भी होते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज बेसिकली लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स और मसल्स। सो सॉफ्ट टिश्यूज में जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं वर्टिब्रास को, सो दैट जो स्पाइन है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड रह सके। मसल्स हमारे बैक को सपोर्ट करती हैं और हेल्प करती हैं मूवमेंट में। टेंडन्स हमारे कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से और हेल्प करते हैं मूवमेंट में। सो बेसिकली जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनका मेजर जो रोल होता है वो होता है हमारे वर्टिब्रस को स्पाइन से होल्ड करके रखना और उन हमारे मूवमेंट्स में हेल्प करना। अभी तक हमने बात किया बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पाइन के बारे में, यानी कि स्पाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइन के सेगमेंट्स के बारे में। जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड्स में बात किया कि स्पाइन में हमारे 33 वर्टिब्रे होते हैं। ये वर्टिब्रे हमारे 5 सेक्शन में डिवाइडेड है: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स। सर्वाइकल सेक्शन जो है हमारे स्पाइन का, उसमें 7 वर्टिब्रे होते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे C1 से और खत्म होते हैं C7 में। सर्वाइकल स्पाइन ही या सर्वाइकल सेक्शन स्पाइन का ही हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। C1 को हम एटलास कहते हैं और C2 को एक्सिस कहते हैं, जहाँ पे ये एक जॉइंट फॉर्म करते हैं जिससे हमारा जो स्कल है वो स्पाइन से कनेक्टेड रह सके। सो सर्वाइकल सेक्शन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे नेक के मूवमेंट और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, आर्टरीज, नर्व्स, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे ब्रेन से ट्रेवल करते हैं बॉडी में। फिर आता है हमारा थोरैसिक सेक्शन। तो थोरैसिक सेक्शन बेसिकली हमारा चेस्ट लेवल में लोकेटेड होता है। इसमें हमारे 12 वर्टिब्रे होते हैं। ये सेक्शन हमारा सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रा के बीच का पोर्शन होता है। इसमें होने वाले जो वर्टिब्रे हैं वो हमारे रिब केज से ही अटैच्ड रहते हैं। T1 से लेके T12 तक हमारे वर्टिब्रे जो एक्सटेंड होते हैं उनको थोरैसिक वर्टिब्रे कहते हैं। तो बेसिकली थोरैसिक सेक्शन में हमारे 12 वर्टिब्रे होते हैं। T11 और T12 से रिब्स कनेक्टेड नहीं रहती, तो ऐसे को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोरैसिक सेक्शन के बाद आता है हमारा लंबर सेक्शन। सो लंबर सेक्शन हमारे सैक्रम सेगमेंट और थोरैसिक वर्टिब्रेस के बीच का सेक्शन होता है, और यही हमारे स्पाइन का सबसे वेट बियरिंग सेक्शन होता है।
इसमें बेसिकली 5 वर्टिब्रे होते, L1, L2, L3, L4 और L5। सबसे ज्यादा वेट बेयरिंग होने के कारण हमारा जो लंबर सेक्शन है यही सबसे ज्यादा प्रोन होता है इंजरी के लिए। इसलिए ज्यादातर बैक एक यानी बैक पेन की कंडीशंस पेशेंट्स में अगर देखने को मिलती है तो वो हमें लंबर सेक्शन में ही देखने को मिलती है, स्पेशली L4 L5 और L5 S1 में देखने को मिलती है। लंबर सेक्शन के बाद हमारा जो फोर्थ सेक्शन होता है वो होता है हमारा सैक्रम। तो सैक्रम बेसिकली लोकेटेड होता है बेस ऑफ द स्पाइन। सैक्रम ही हमारा एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कोई भी डिस्क नहीं होती, यानी यहाँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि ये 5 लेवल में डिवाइडेड होते हैं लेकिन पांचों वर्टिब्रेस फ्यूज्ड होते हैं, जो कि जब बेबी वूम में डेवलप हो रहा होता है तभी इनका फ्यूजन हो जाता है। इसमें 5 सेगमेंट होते हैं, यानी 5 वर्टिब्रा, S1, S2, S3, S4 और S5। हमारा जो पेल्विस है वो हमारे स्पाइन से सैक्रल सेक्शन के थ्रू ही कनेक्टेड रहता है। सैक्रम के बाद हमारा कॉसिक्स रीजन आता है जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होता है स्पाइन का। कॉसिक्स हमारे सबसे बेस में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉलम, और इसमें C1, C2, C3, C4 बेसिकली 4 वर्टिब्रे होते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं। क्योंकि सैक्रम और कॉसिक्स वर्टिब्रे दोनों में फ्यूजन रहता है, इसलिए इन दोनों सेगमेंट्स में किसी तरह का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं हमारे सर्वाइकल, थोरैसिक और जो लंबर सेक्शन है इनमें मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। कुछ इस तरह से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दिखती है, जिसमें हमारे सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं जिनसे हमारा ब्रेन कनेक्टेड होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, जो बेसिकली C1 से कनेक्टेड रहते हैं हमारे ब्रेन स्टेम। C1 को एटलस कहा जाता है और C2 को एक्सिस। उसके बाद हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे में टोटल C1 C2 को छोड़ करके 5 और वर्टिब्रे होते हैं जो कि टोटल 7 होते हैं। फिर आते हैं हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे, जहाँ पे एक कर्व होता है, जो कर्व हमें एक शॉक एब्जॉर्बिंग में हेल्प करता है। थोरैसिक वर्टिब्रे में हमारे 12 वर्टिब्रे होते हैं, यानी T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 और T12। इन थोरैसिक वर्टिब्रे से हमारे
रिब्स कनेक्टेड होते। इसलिए अगर थोरैसिक वर्टिब्रा में किसी तरह की इंजरी है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रे के बाद हमारे आते हैं लंबर वर्टिब्रे, जो कि 5 होते हैं और सबसे वेट बेयरिंग वर्टिब्रस होते हैं। L1, L2, L3, L4 और L5। तो सबसे वेट बेयरिंग जो वर्टिब्रे है वो हमारे लंबर वर्टिब्रे। उसके बाद आते हैं हमारे सैक्रम और कॉसिक्स। सो सैक्रम में 5 वर्टिब्रेस का फ्यूजन होता है और कॉसिक्स में 4 वर्टिब्रेस का फ्यूजन होता है। सो इस तरह से हमारी जो स्पाइन है वो 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, जो कि सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉसिक्स, इसके 5 अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स या इन वर्टिब्रेस के हेल्प से ही हमारे बॉडी में मूवमेंट, हमारे बॉडी के में शॉक एब्जॉर्प्शन और हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं वो इन वर्टिब्रेस से निकलने वाले और इन वर्टिब्रेस के हेल्प से जो हमारी जो नर्व्स ट्रांसमिट होती है वहां से हमारे मैसेजेस पास होते हैं और उन मैसेजेस से ही हमारे मसल का एक्शन होता है। अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं अलग अलग सेगमेंट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन की। हमारा नेक रीजन जिसे हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, सो यहाँ हमारे सर्वाइकल स्पाइन होती है। इस सर्वाइकल स्पाइन में बोन्स है, नर्व्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स है और टेंडन्स है। तो सर्वाइकल स्पाइन एक बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ से क्योंकि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे सर्वाइकल स्पाइन के थ्रू ही ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अगर इनमें स्पेसिफिकली अगर C1 C2 में कोई इंजरी होती है तो ये डेथ भी कर सकते हैं पेशेंट की, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन होता है, हमारा जो मैसेज ट्रांसमिशन होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। इन्हीं के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन में बेसिकली 7 स्टैक्ड बोन्स होते हैं जिन्हें वर्टिब्रे हम कहते आ रहे हैं, जो कि C1 से C7 तक रहते हैं। जो हमारा टॉप सर्वाइकल स्पाइन रहता है वो स्कल से कनेक्टेड रहता है और जो हमारा बॉटम वो होता है वो हमारी अपर बैक यानी कि हमारे थोरैसिक रीजन से कनेक्टेड रहता है। अगर हम साइड व्यू से देखें तो सर्वाइकल स्पाइन से हमें एक लॉर्डोटिक कर्व देखने को मिलेगा और इस कर्व से ही एक हमारा जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं रोल के बारे में कि सर्वाइकल स्पाइन का रोल क्या होता है। तो सबसे मेन और क्रूशियल रोल जो हमारे सर्वाइकल स्पाइन का रहता है वो रहता है प्रोटेक्शन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करना। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे कई बंडल ऑफ नर्व्स रहते हैं जो एक्सटेंड करते हैं हमारे ब्रेन से सर्वाइकल स्पाइन और थोरैसिक स्पाइन से हो करके हमारे लंबर रीजन को सप्लाई करते हैं और लंबर रीजन से पास हो करके वो हमारी लोअर बॉडी को भी सप्लाई करते हैं। हर वर्टिब्रा में एक होल होता है जिसे हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। इस वर्टिब्रल फोरामेन से ही नर्व्स हमारी पास होती है। सो अगर वर्टिब्रल फोरामेन किसी भी कंडीशन के कारण उसका जो स्पेस है वो कम हो जाए
तो हमारी जो नर्व्स है वो प्रॉपरली पास नहीं हो पाती और उनका कंप्रेशन होने लगता है। दूसरा जो रोल है वो है हमारे हेड मूवमेंट को और हेड को सपोर्ट करना। सर्वाइकल स्पाइन बेसिकली हैंडल करता है हमारे हैवी लोड को, जो कि हमारा हेड है, जो कि तकरीबन 10 से 13 पाउंड का होता है। इसके अलावा हमारे हेड के मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं और हमारी जो नेक के फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, हेड के डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन है, उसको भी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के बाद तीसरा फंक्शन होता है फैसिलिटेटिंग फ्लो ऑफ ब्लड टू ब्रेन। कई सारे हमारे स्मॉल होल्स होते हैं जिससे हम फोरामिना इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं हमारे सर्वाइकल स्पाइन में, जो हमारी पैसेज वे की तरह काम करते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज। सो वर्टिब्रल आर्टरीज हमारे जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन तक कैरी करती है। इन ओपनिंग यानी कि हमारा फोरामिना जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस का, इन ओपनिंग को ब्लड वेसल से ट्रांसमिशन कराने के लिए ही है। और ये ओपनिंग हमारी सिर्फ C1 और C6 में होती है। ये C7 और उसके लोअर जो वर्टिब्रेज होते हैं उनमें ये ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। सो कई सारे क्रिटिकल नर्व्स, ब्लड सप्लाई, जॉइंट्स और कई सारे स्मॉल स्पेसेस स्ट्रक्चर्स के साथ हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड रीजन होती है हमारी बॉडी। कुछ इस तरह से हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रेस एक दूसरे से अरेंज्ड होते हैं। C1 जो हमारे स्कल से कनेक्ट होते हैं, जो एटलास है, C1 और C2 एटलास और एक्सिस। फिर हमारे एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो C3 C4 के बीच में है, C4 C5 के बीच में है, और हर वर्टिब्रल के बीच में हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। तो इनका बेसिक फंक्शन प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ब्लड फ्लो में हेल्प करना, ये हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे के मेन फंक्शंस होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे के बाद अब हम बात करते हैं थोरैसिक स्पाइन के बारे में। थोरैसिक स्पाइन बेसिकली हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रीजन होता है स्पाइन, और इसी मेजर से ये सबसे कॉम्प्लेक्स भी होता है। अपर पार्ट में हमारा जो थोरैसिक स्पाइन है वो कनेक्ट होता है सर्वाइकल स्पाइन से, और नीचे पार्ट में ये कनेक्ट होता है हमारे लंबर स्पाइन से। सो बेसिकली हमारा जो थोरैसिक स्पाइन है वो रन करता है, वो शुरू होता है हमारे नेक के बेस से और हमारे अपर एब्डोमेन तक आता है। स्पाइनल रीजन ये एक लौता ऐसा स्पाइनल रीजन है जो इससे हमारी रिब अटैच्ड रहती है। थोरैसिक स्पाइन में हमारे 12 वर्टिब्रे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, और उनको लेबल कैसे किया जाता है, फ्रॉम T1 से T12, यानी T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 और T12। ये वर्टिब्रेस हमारा एक फाउंडेशन फॉर्म करते हैं हमारे स्पाइनल कॉलम को स्टर्डी रखने में, और हमारी जो नेक है उसको सपोर्ट करते हैं, रिब केज को सपोर्ट करते हैं, हमारी सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं, हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स के लिए भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर थोरैसिक स्पाइन में किसी तरह की डिफॉर्मिटी हो,
या किसी तरह की इंजरी, तब इन इंजरीज और डिफॉर्मिटीज के कारण हमें रिब केज की कॉम्प्लेक्स इशू से भी गुजरना पड़ सकता है। इस कॉम्प्लेक्स इश्यूज के कारण पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। थोरेसिक स्पाइन के अगर हम इम्पोर्टेंट रोल के बारे में बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि हम जानते हैं कई क्रिटिकल नर्व्स का बंडल होता है जिससे हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल करते। सो ये हमारे बेस, क्योंकि हमारे सर्वाइकल पार्ट से अटैच्ड होता है, इसलिए थोरेसिक स्पाइन एक मीडियम बनता है लंबर स्पाइन तक पहुंचने वाली नर्व्स के लिए। दूसरे अगर हम इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करें तो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हमारे रिब केज के सपोर्ट के लिए। सो बेसिकली हमारे रिब केज को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं हमारे थोरेसिक स्पाइन हमारे बैक से, और एक बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं जिससे हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट है, हमारे लंग्स है, इनको ही सराउंड करते हैं। तो हमारे जो ये वाइटल ऑर्गन्स है ये सेफ और सिक्योर रहते हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो जैसे हमारी सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन स्टेबिलिटी के लिए होती है, तो हमारी थोरैसिक स्पाइन स्टेबिलिटी के लिए होती है, वहीं हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन ये मोबिलिटी के लिए होते हैं। सो हमारे थोरैसिक स्पाइन में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, ये स्टेबल रहते हैं। वहीं हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है और जो लंबर स्पाइन है इनमें मोबिलिटी होती है, इनमें मूवमेंट्स कई तरह के बेंडिंग, साइडवेज, ये मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। कुछ इस तरह से हमारी जो थोरैसिक स्पाइन है उसके वर्टिब्रास एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं, जैसा कि हम यहाँ एक कर्व जैसा देख पा रहे हैं। सो इस कर्व से हमारी जो ये केजेस होती है वो अटैच्ड होती है। हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और हमारे 12 स्टैक्ड वर्टिब्रा, क्योंकि मीडियम बनते हैं हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन से नर्व्स निकलने वाली, और वो हमारे लंबर स्पाइन में एंटर करती है, तो हमारे थोरैसिक स्पाइन से हो करके ही ये नर्व्स ट्रेवल करती है। अब बात करते हैं हम लंबर स्पाइन के बारे में। सो बेसिकली हमारा जो लोअर बैक है वो लंबर स्पाइन से बना होता है, जिसमें वर्टिब्रल बोन है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, नर्व्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स है। सो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली हमारा एंड होता है लंबर स्पाइन, और फिर वहां से हमारे जो स्पाइनल नर्व्स है वो ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ पे हम जिसे क्वाडा इक्वाइना कहते हैं, जिसके नीचे से हमारे स्पाइनल कैनाल डिसेंड करते हैं। सो लंबर स्पाइन हमारी सबसे स्टर्डी और रेजिलिएंट होती है। इसमें सबसे हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस और लोड होता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा प्रोन होने वाला जो सेक्शन है, प्रोन टू इंजरीज होने वाला जो सेक्शन है, वो हमारा लंबर स्पाइन होता है।
अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें, सो लंबर स्पाइन में हमारा जो बेसिक फंक्शन होता है वो हमारे सपोर्ट और स्टेबलाइज का होता है। यानी कि हमारे, क्योंकि ये हमारा सबसे बेस होता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो हमारे अपर बॉडी को सपोर्ट और स्टेबलाइज करना हमारा लंबर स्पाइन के मेन फंक्शन होते हैं। यहाँ जो 5 नंबर वर्टिब्रे होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं कंपेयर टू अदर रीजन्स, इन कंजंक्शन विद द मसल्स एंड लिगामेंट्स। सो अगर हम मसल्स और लिगामेंट्स के साथ की बात करें तो ये वर्टिब्रस हमारे सबसे ज्यादा सपोर्टिव होते हैं और हमारे पूरे वेट, अपर बॉडी के वेट को बियर करते हैं, इंक्लूडिंग हेड और नेक को। सो लंबर स्पाइन बेसिकली हमारा जो ट्रांसफर करता है, वो लोड को ट्रांसफर करता है अपर बॉडी से लेग्स में। अलाउ ट्रंकल मूवमेंट्स। सो लोअर बैक बेसिकली एक फैसिलिटेटर होता है हमारे मूवमेंट्स के लिए, हमारे ट्रंक के वेरियस मूवमेंट के लिए, जो कि हमारा फ्रंट हो सकता है, बैक हो सकता है, साइड बाय साइड मूवमेंट हो सकते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट हो सकते हैं। मूवमेंट बेसिकली हमारे जो लास्ट 2 वर्टिब्रल लेवल्स हैं वहीं पे होता है। हमारे जो सैक्रम और कॉसिक्स है वहां मूवमेंट नहीं होते। फिर इसका फंक्शन होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और साथ ही क्वाडा इक्वाइना को भी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स हमारी ओरिजिनेट होती हैं और वहां से डिसेंड होती हैं, इसलिए क्वाडा इक्वाइना को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। सो हमारी जो लोअर वर्टिब्रा है वो एनक्लोज करती है हमारे क्वाडा इक्वाइना स्ट्रक्चर्स को, और इससे ही हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है इनका प्रोटेक्शन होता। कंट्रोल लेग मूवमेंट्स। हमारे जो लंबर स्पाइनल नर्व्स होती है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और क्वाडा इक्वाइना से निकलती हैं, इन मूवमेंट, इन स्पाइनल नर्व्स से ही हमारे जो लेग के मूवमेंट है और लेग के सेंसेशन है ये कंट्रोल होते। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे लंबर स्पाइन का। इसमें हम देख सकते हैं कि स्पाइनस प्रोसेस है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वर्टिब्रल बॉडीज है और स्पाइनल नर्व रूट्स है। 5 डिफरेंट वर्टिब्रेज होते हैं जो कि हमारे L1, L2, L3, L4 होते हैं, और L5 हमारा जो रहता है वो हमारे कनेक्टेड रहते हैं हमारे सैक्रम से। सो बेसिकली अगर ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा L5S1 लेवल पे डिस्प्लेसमेंट होता है, और सबसे ज्यादा प्रोन रहते हैं ये वर्टिब्रे इंजरी के लिए। अब जब हमने डिफरेंट सेक्शंस की बात कर ली है, तब अब हम बात करते हैं स्पाइनल कर्व्स के बारे में। सो हमारा जो स्पाइन है और जो हमारा बैक बोन है ये हमारे कई स्मॉल बोन्स और वर्टिब्रेस से बना होता है, ये अब हम जानते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। तो अगर हम एक हेल्दी स्पाइन को साइड व्यू से देखें तो हमको कर्व दिखाई देता है, जो कि बेसिकली एस शेप में हमको दिखता है। इन कर्व का जो रोल होता है वो हमारे स्पाइन के
स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करना होता है, जो कि बॉडी के मूवमेंट और ग्रेविटी का रहता है। सो ये कर्व हेल्प करते हैं स्पाइन को एब्जॉर्ब करने में स्ट्रेस जो हमारे बॉडी मूवमेंट और ग्रेविटी के कारण जनरेट होता है। अगर हम पीछे से अपने स्पाइन को देखें, बैक साइड से स्पाइन को देखें, तो हमारी स्पाइन एक स्ट्रेट डाउन द मिडल रन करती है। यानी कि जब भी कोई एबनॉर्मेलिटी होती है हमारी स्पाइन में, तो हमारा जो नेचुरल कर्वेचर होता है स्पाइन का, वो मिस अलाइंड होता है और एग्जैगरेट होता है सर्टेन एरियाज में। जिन एरियाज में या जिन जिन एग्जैगरेशन के कारण या मिस अलाइनमेंट के कारण भी हमारे तीन कंडीशंस अराइज होती हैं, जिन्हें हम लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस कहते हैं। बेसिकली ये तीन हमारी स्पाइनल कर्व डिफॉर्मिटीज होती हैं, जो कि लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस होती है। सो टाइप्स ऑफ स्पाइनल कर्वेचर डिसऑर्डर। सो बेसिकली तीन तरह के स्पाइनल कर्वेचर डिसऑर्डर होते हैं, जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात की। सबसे पहला है हमारा लॉर्डोसिस, जिसको हम सोए बैक भी कहते हैं। जिसमें भी स्पाइनल जिसमें भी लॉर्डोसिस होता है, उसमें लोअर बैक में एक सिग्निफिकेंट इनवर्ड जैसा कर्व, हमें इनवर्ड कर्व देखने को मिलता है। काइफोसिस बेसिकली तब कैरेक्टराइज्ड होता है जब एबनॉर्मल अपर बैक एबनॉर्मली राउंडेड हो जाए। बेसिकली अगर 50 डिग्री से ज्यादा का कर्वेचर बना है, तो वो हमारा एबनॉर्मल कर्वेचर होता है और एक एबनॉर्मली राउंडेड स्ट्रक्चर जैसा हमें वो कर्वेचर दिखता है। इसी को हम काइफोसिस कहते हैं। स्कोलियोसिस बेसिकली तब हम कहते हैं अगर किसी पर्सन के स्पाइन का कर्व हमें साइड वेज जाते हुए दिखे। यानी अगर साइड वेज कर्व हमें दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कहते हैं। ये कर्व ऑफन एस शेप या सी शेप के होते हैं। कुछ इस तरह से हमें जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है वो दिखती है। सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारी नॉर्मल स्पाइन, जो कि अगर हम पीछे से देखते हैं तो एकदम हमें स्ट्रेट दिखती है। साइड से देखते हैं तो हमें कर्व दिखाई देते हैं, जो कि बेसिकली एस शेप का होता है। अगर हमारे अपर बॉडी में राउंडेड स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाए या राउंडेड कर्व ज्यादा हो जाए, तब हम इसे काइफोसिस कहते हैं। अगर हमारे लोअर रीजन में राउंडिंग ज्यादा हो जाए, कर्व ज्यादा हो जाए, तब हम उसे लॉर्डोसिस कहते हैं। अगर साइडवेज कर्वेचर ज्यादा है या साइडवेज स्पाइन ज्यादा कर्व हो गई है, तब हम इसे स्कोलियोसिस कहते हैं। सो बेसिकली ये तीन टाइप की स्पाइनल डिफॉर्मिटी होती है, जो कि हमारी काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस होती है। सबसे पहले अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं काइफोसिस और स्कोलियोसिस के बारे में। फिर हम मेजरली डिस्कस करेंगे लॉर्डोसिस के बारे में। काइफोसिस बेसिकली एक स्पाइनल डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव कर्व होता है
हमारे स्पाइन का, जिसके कारण एबनॉर्मल राउंडिंग हो जाती है हमारे अपर बैक की। इसी कंडीशन को हम कई बार राउंड बैक या फिर इन केस ऑफ सीवियर कर्व हम हंच बैक भी कहते हैं। काइफोसिस किसी को किसी भी एज में हो सकती है। बेसिकली कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी होते हैं और ये किसी भी एज में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये एडोलेसेंस एज में देखने को मिलती है। जनरली काइफोसिस कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, बट उनके लिए किसी तरह का स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पेशेंट के पोस्चर को सही किया जाए तो ये डिफॉर्मिटीज करेक्ट की जा सकती है। ओकेजनली पेशेंट को एक बैक ब्रेस पहनने को दिया जा सकता है, जिससे उसका जो पोस्चर है वो इम्प्रूव हो सके और उसकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेंथन हो सके। बहुत सीवियर केसेस की अगर हम बात करें तो कई बार काइफोसिस पेनफुल भी हो सकता है, और पेनफुल होने के साथ ही क्योंकि एक स्पाइनल डिफॉर्मिटी है और हमारे अपर बैक में राउंडिंग स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, इसलिए ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में बहुत सीवियर काइफोसिस होता है उन पेशेंट्स में सर्जरी भी जरूरत पड़ सकती है, सो दैट जो एक्सेसिव स्पाइनल कर्व है और जो सिम्टम्स है उनको करेक्ट किया जा सके। बट सर्जिकल इम्पोर्टेंस बहुत ही कम होती है और बहुत ही कम पेशेंट्स में हमें काइफोसिस में सर्जिकल इंटरवेंशंस को यूज करना पड़ता है। ऑल्दो थोरेसिक स्पाइन में एक नेचुरल अगर हम डिग्री या नेचुरल कर्वेचर कर्व की बात करें सो वो 20 to 45 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन अगर वो 50 डिग्री से ज्यादा का हो जाता है तब हम ऐसी कंडीशन को हाइपर काइफोसिस कहते हैं। जनरल टर्म में काइफोसिस कहा जाता है, लेकिन अगर 50 डिग्री से एक ज्यादा का कर्व बनता है तब हम ऐसी कंडीशन को हाइपर काइफोसिस कहते हैं। काइफोसिस बेसिकली वेरी कर सकता है अपनी सिवियरिटी में। जितना ज्यादा एंगल होगा, जितने ज्यादा डिग्री का कर्व होगा, उतनी ही ज्यादा सीरियस कंडीशन होगी। माइल्डर कर्व्स में या नॉर्मल से थोड़े से ज्यादा कर्व्स में पेशेंट को कई बार बैक पेन, माइल्ड बैक पेन फील हो सकता है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम नहीं। अगर हम मोर सीवियर केसेस या कि हम सबसे सीवियर केसेस की बात करें तो ऐसे पेशेंट में हमें अगर सिग्निफिकेंटली दिख रहा है स्पाइनल डिफॉर्मिटी, तो वह एक हम्प जैसा हमें पेशेंट के बैक में दिख सकता है। सो बेसिकली हमारा जो काइफोसिस है वो हमारे थोरेसिक स्पाइन में होता है। सो अगर थोरेसिक स्पाइन जो कि हमारे रिब केज से अटैच्ड होते हैं, सो थोरेसिक स्पाइन में अगर हाइपर काइफोसिस हो रहा है तब कई बार पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। कई बार पेशेंट्स को माइल्ड बैक पेन भी हो सकता है। बट ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिन पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम नहीं होता। अगर पेशेंट के जो कर्व है वो सिवियरिटी 50 डिग्री एंगल से ज्यादा है तब हम ऐसे कर्व को या ऐसे काइफोसिस को हम मेडिकली हाइपर काइफोसिस कहते हैं।
अब बात करते हैं हम काइफोसिस के जनरल सिम्टम्स के बारे में। सो साइन और सिम्टम्स हमारे काइफोसिस में वेरी करते हैं डिपेंडिंग की कॉज क्या है और डिपेंडिंग की कर्व की सिवियरिटी क्या है। जनरलाइज सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो राउंडेड शोल्डर्स, एक विजिबल हम्प, यानी कि एक हम्प दिखता है बैक में, जैसे ऊंट में एक हम्प होता है वैसे ही एक हम्प दिखने लगता है पेशेंट के बैक में। पेशेंट को माइल्ड बैक पेन हो सकता है, फटीग लेवल पेशेंट का हाई रह सकता है, उसी के साथ पेशेंट में स्पाइन स्टिफनेस भी देखने को मिल सकती है। और कुछ केसेस में कई बार पेशेंट के जो हैमस्ट्रिंग्स है उनकी भी टाइटनेस हो सकती है, जो हमारे थाई की मसल्स है उनमें टाइटनेस हो सकती है, जिसके कारण हमारी लंबर स्पाइन इफेक्ट करती है और फिर अल्टीमेटली हमारे थोरेसिक स्पाइन इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारे थोरेसिक स्पाइन नीचे हिस्से में हमारे लंबर स्पाइन से कनेक्टेड रहता है। रेयरली या बहुत प्रोग्रेसिव कर्व में, यानी कि अगर 50 डिग्री एंगल से ज्यादा का कर्व है तब पेशेंट में वीकनेस, नम्बनेस और टिंगलिंग देखने को मिल सकती है। पेशेंट के पैरों, पेशेंट में लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिल सकता है, चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट्स देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में बात किया है, क्योंकि हमारी थोरेसिक स्पाइन हमारे रिब केज से कनेक्टेड रहती है, तो कई बार पेशेंट्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिल सकती है। स्कोलियोसिस, तो दूसरी हमारी स्पाइनल डिफॉर्मिटी है वो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्पाइन का साइडवेज कर्व होता है। जनरली ये कर्व या डिफरेंट जो हमारे टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस होते हैं वो हमारे चिल्ड्रन या एडोलेसेंस एज में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो स्कोलियोसिस होते हैं उनका कारण किसी को पता नहीं होता, वो इडियोपैथिक नेचर के होते हैं। और ये नॉर्मली चिल्ड्रन को एज 10 और 18 जब के एज के बीच में देखने को मिलते हैं, जब तक चाइल्ड फुल्ली ग्रोन नहीं होता। स्कोलियोसिस बेसिकली पेनफुल नहीं होते, क्योंकि वहाँ एक स्मॉल कर्व होता है और कई बार वो अननोटिस्ड भी रहता है। सो कई बार पेशेंट में स्कोलियोसिस बहुत लेट पता चलता है। अगर एक रेगुलर स्क्रीनिंग है जो हम बच्चों के अर्ली स्कूलिंग में होती है, तभी स्कोलियोसिस को डिटेक्ट किया जा सकता है। स्कोलियोसिस के कर्व्स बेसिकली बहुत छोटे होते हैं और इनके लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कर्व ज्यादा बड़ा है तो पेशेंट को ब्रेस या फिर सर्जिकल प्रोसेस यूज किए जा सकते हैं पेशेंट के पोस्चर को रिस्टोर करने के लिए। स्कोलियोसिस बेसिकली हमारी जो बोन होती है स्पाइन में उनमें ट्विस्टिंग और रोटेशन होता है। सो इंस्टेड अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो हमारी जो स्पाइन है वो हमारे सी और एस शेप में दिखने लगती है। स्कोलियोसिस कर्व होता है वो कॉमनली हमारे अपर और मिडिल बैक में होता है, जिसके कारण हमारे लोअर बैक में कई बार हमें कर्व देखने को मिल सकता है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कर्व हमारा साइज में वेरी करता है। सो माइल्ड कर्व भी हो सकता है और लार्जर कर्व भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी पेशेंट्स में लार्जर कर्व्स या कम देखने को मिलते हैं। और वो बेसिकली हमारे जो माइल्ड कर्व्स हैं वही होते हैं और ये ग्रोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली इडियोपैथिक स्कोलियोसिस हमारे प्यूबर्टी एज के पहले पेशेंट्स में या बच्चों में देखने को मिलते हैं।
और अगर उनमें प्रॉपर स्क्रीनिंग हो तो उनके इस कर्व को डिटेक्ट किया जा सकता है। जो कॉमन या लेस कॉमन टाइप की हम बात करें स्कोलियोसिस में, तो उसमें कंजेनाइटल स्कोलियोसिस यानी बेबी का बर्थ ही होता है कंजेनाइटल स्कोलियोसिस के साथ, या जब उसकी जो स्पाइनल बोन अगर प्रॉपरली फॉर्म ना हो या फ्यूज्ड हो गई हो, तब बेबी का बॉर्न या बर्थ ही होता है स्कोलियोसिस के साथ, और ऐसे स्कोलियोसिस को हम कंजेनाइटल स्कोलियोसिस कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस तब होता है अगर किसी मेडिकल कंडीशन के कारण मसल डिस्ट्रोफी हो या सेरिब्रल पाल्सी, और जिनके कारण स्कोलियोसिस हो, तो हम ऐसी स्कोलियोटिक को न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहते हैं। इस टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस में पेशेंट को इम्बैलेंस और वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जनरली स्मॉल कर्व देखने को मिलता है जो कि कई बार अननोटिस्ड रहता है। टिल्टेड और अनइवन शोल्डर्स, यानी कि एक शोल्डर ब्लेड्स दोनों पैरेलल नहीं होते और अनइवन शोल्डर्स देखने को मिलता है। रिब्स बहुत प्रोमिनेंट होती है। पेशेंट का जो वेस्ट लाइन है वो भी अनइवन होता है, एक हिप हायर और दूसरा हिप लोअर यानी हिप हाइक देखने को मिलती है। हमने दो तरह के स्पाइनल डिफॉर्मिटी के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं लॉर्डोसिस के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। लॉर्डोसिस बेसिकली डिफाइन किया जाता है एक्सेसिव इनवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन। अगर इनवर्ड कर्व ज्यादा हो रहा है तब हम ऐसे कंडीशन को लॉर्डोसिस कहते हैं। बेसिकली ये डिफर करते हैं सर्वाइकल थोरैसिक लंबर रीजन में और डिग्री में भी, या कि काइफोटिक नियर द नेक और लॉर्डोटिक यानी कि लोअर बैक। जो स्पाइन की नेचुरल कर्व पोजीशन होती है हेड में, हेड ओवर द पेल्विस, और जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, सो उनके मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण जो मूवमेंट में होता है उसके कारण भी कई बार हमारा जो नेचुरल कर्व होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 5 तरह के प्राइमरी टाइप ऑफ लॉर्डोसिस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो लॉर्डोसिस है वो है पोस्चरल लॉर्डोसिस। अगर पेशेंट ओवरवेट या पेशेंट की मसल्स कंडीशन नहीं है, स्पेसिफिकली कोर मसल्स और बैक मसल्स, तब पेशेंट में पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है। तो पेशेंट अगर अपने टमी एरिया में बहुत ज्यादा वेट कैरी कर रहा है तो पेशेंट आप जो वेट होता है वो बैक पुल करता है पीछे की तरफ। सो इससे पेशेंट का एक लॉर्डोसिस पोस्चर बन जाता है। कंजेनाइटल या ट्रॉमेटिक लॉर्डोसिस, अगर किसी ट्रॉमा या इंजरी के कारण स्पाइन में कोई डिफेक्ट हुआ, कोई फ्रैक्चर हुआ है, बेसिकली अगर पार्स इंटरआर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर हुआ है और पेशेंट को पेन है लोअर स्पाइन में, तो इस ट्रॉमा और इंजरी के कारण भी एक लॉर्डोटिक कर्व हो सकता है। बच्चों में ये बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरीज के कारण देखने को मिलता है, या अगर कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में भी एक्सेसिव लॉर्डोटिक कर्व देखने को मिल सकता है। कई बार रेपिटेटिव एक्टिविटीज के स्ट्रेस के कारण हमारी अगर बोन वीक हो गई है या स्पॉन्डिलोलाइसिस जैसी कंडीशन है,
तब भी कंजेनाइटल या ट्रॉमेटिक लॉर्डोसिस देखने को मिल सकता है। तीसरी टाइप है हमारी पोस्ट सर्जिकल लेमिनेक्टॉमी हाइपरलॉर्डोसिस। लेमिनेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हमारे जो वर्टिब्रा का एक पार्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है सो दैट हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट को एक्सेस मिल सके। जब हम लेमिनेक्टॉमी प्रोसीजर करते हैं तो इससे हमारी जो स्पाइन होती है कई बार अनस्टेबल हो जाती है, जिससे हमारा जो नॉर्मल कर्व होता है वो ओवर कर्व हो जाता है, यानी एक्सेस कर्व हो जाता है। और एक्सेस लॉर्डोसिस कर्व को ही हम हाइपर लॉर्डोसिस कहते हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम नहीं है और ये उन्हीं को होती है जिनमें अगर कोई ट्यूमर रिमूव करने के लिए लैमिनेक्टॉमी सर्जरी परफॉर्म की गई है। सो बेसिकली लैमिनेक्टॉमी सर्जरी का एक कॉम्प्लिकेशन हम कह सकते हैं कि पोस्ट सर्जिकल लैमिनेक्टॉमी हाइपरलॉर्डोसिस है। न्यूरोमस्कुलर लॉर्डोसिस। न्यूरोमस्कुलर लॉर्डोसिस में अगर कई बार किसी ग्रुप या एक कोई न्यूरो कंडीशन के कारण, न्यूरो डिसऑर्डर के कारण अगर पेशेंट में किसी भी स्पाइनल कर्वेचर में डिफॉर्मिटी आई, सो उससे हमारी जो लॉर्डोटिक कर्व है वो एक्सेस हो जाती है, वो कर्व बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपर लॉर्डोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस सेकेंडरी टू हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमारे हिप जॉइंट में किसी भी तरह का मिस अलाइनमेंट हुआ है या कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हुआ है किसी इंफेक्शन, इंजरी या मसल इम्बैलेंस के कारण, तब उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी हम लॉर्डोसिस देख सकते हैं, जो कि सेकेंडरी लॉर्डोसिस होता है, प्राइमरी नहीं। यानी कि वो पहले से प्रेजेंट नहीं था, लेकिन हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने के बाद, हिप मसल के स्टिफनेस के बाद, हिप जॉइंट्स के टाइटनेस के बाद ये हमें एज अ सेकेंडरी चीज देखने को मिलती। लॉर्डोसिस ऑफ लोअर बैक। जैसा हमने डिस्कस किया कि मेजॉरिटी ऑफ लॉर्डोसिस हमारे लोअर बैक में होता है। सो अगर किसी को लोअर बैक के लॉर्डोसिस है तो उसे एक फ्लैट सरफेस में लेट करके अपने लोअर बैक का स्पेस देखना चाहिए। ऑल्दो जो भी लॉर्डोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें लोअर बैक का पेन जरूर होता है, लेकिन इमीडिएटली पेन नहीं देखने को मिलता है और ये पेन कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है, जैसे कि ट्रंक वीकनेस, हैमस्ट्रिंग की शॉर्टनिंग और थाई की वीकनेस के कारण भी ये पेन देखने को मिल सकता है। नेक की लॉर्डोसिस यानी सर्वाइकल लॉर्डोसिस, हमारे नेक रीजन में लॉर्डोसिस होती है जो कि कम होती है एज कंपेयर टू लॉर्डोसिस ऑफ द लोअर बैक, बट हो सकती है। इन सर्वाइकल लॉर्डोसिस के कारण जनरली कोई भी नर्व या वर्टिब्रे कंप्रेस नहीं होते, बट इन कर्व से हम हमारी जो मसल है नेक की, उनकी वीकनिंग हो सकती है या उनमें वीकनेस हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट को नेक पेन, स्पाज्म और जो रिड्यूस्ड मोबिलिटी है वो देखने को मिल सकती है। कुछ इस तरह से हमारे लॉर्डोसिस होते हैं। जो हमारा हेल्दी पोस्चर है, जो हमारे ईयर है वो हमारे लाइन अप में होने चाहिए हमारे शोल्डर, हिप और एंकल्स। तो हमारे लंबर लॉर्डोसिस में एक इनवर्ड कर्व हो जाता है हमारी लोअर बैक में, और हमारा जो सर्वाइकल लॉर्डोसिस है उसमें हमारा एक इनवर्ड कर्व होता है हमारे सर्वाइकल रीजन में।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया लॉर्डोसिस पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।